गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने गियर एनालिसिस वगैरह पढ़ लिया था। गियर पढ़ लिया, गवर्नर पढ़ लिया, वेलोसिटी एनालिसिस पढ़ ली, इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन स्कॉलिंग, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो हमारा है फ्लाईव्हील या इंजन एनालिसिस। फ्लाईव्हील या इंजन एनालिसिस, ठीक है। तो बेसिकली फ्लाईव्हील, सबसे पहली चीज़, फ्लाईव्हील की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। फ्लाईव्हील की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और दूसरी चीज़ फ्लाईव्हील की जो हमें ज़रूरत पड़े, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने गवर्नमेंट जब हम लोग पढ़ लेते तो उसमें मैंने बताया भी था कि हमारे इंजन साइकिल में, हमारे इंजन के अंदर जब भी वो फंक्शन करता है, वो मोशन में होता है, तो उसमें दो तरीके के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट होते हैं। दो तरीके के दो तरीके के फ्लक्चुएशन होते हैं। ये मैंने सबको बताया था, ठीक है। जब भी हम पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि जो फ्लक्चुएशन होते हैं इंजन के अंदर, वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो इंट्रासाइकिल फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। फ्लक्चुएशंस जो होते हैं, फ्लक्चुएशन किस चीज़ में, ठीक है। फ्लक्चुएशन, सबसे पहली चीज़, किस चीज़ में। फ्लक्चुएशन का कहने का मतलब है जो स्पीड में वेरिएशन जो होता है, ठीक है। बेसिकली फ्लक्चुएशन क्या है, स्पीड वेरिएशन इन स्पीड, फ्लक्चुएशन क्या है, वेरिएशन इन स्पीड। इन दो वजहों से होता है, ठीक है। एक आपका तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक आपका इंट्रासाइकिल की वजह से। पहला क्या है, इंट्रासाइकिल की वजह से इंट्रासाइकिल फ्लक्चुएशन होता है। दूसरा क्या है, इंटरसाइकिल फ्लक्चुएशन। तो जो इंटरसाइकिल फ्लक्चुएशन था वो तो हमने पढ़ लिया, गवर्नर, उसके लिए हम गवर्नर का यूज़ करते हैं। और ये हमें पता है इंटरसाइकिल फ्लक्चुएशन का मतलब, जब भी लोड की वजह से, लोड चेंजेस की वजह से, ड्यू टू वेरिंग लोड, अगर स्पीड में वेरिएशन होता है तो हम वहाँ पे गवर्नर यूज़ करते हैं, हम उसे कहते हैं इंटरसाइकिल फ्लक्चुएशन। लेकिन जो हमारा इंट्रासाइकिल फ्लक्चुएशन है, जो कि हमारा इंजन के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। इंट्रासाइकिल फ्लक्चुएशन जो है, इंट्रासाइकिल फ्लक्चुएशन जो है वो हमारा कहाँ होता है, वो हमारा इंजन के अंदर होता है, ठीक है। अब इंजन के अंदर ऐसा क्या होता है कि इंजन के अंदर भी हमारी कांस्टेंट स्पीड नहीं मिलती है, ठीक है। मतलब इंजन के अंदर भी हमारा वेरिएबल, तो हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है वो हमारा वेरिएबल स्पीड से रोटेट करता है, वेरिएबल एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है। तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, उस वेरिएबल स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारा इंजन के अंदर होता है, वेरिएबल स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लाईव्हील को, ठीक है। हम यूज़ करते हैं फ्लाईव्हील को। तो ये समझ में आया कि जब भी इंजन के अंदर जो स्पीड फ्लक्चुएशन हो रहा है, जब भी इंजन के अंदर जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम फ्लाईव्हील का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात, क्वेश्चन आती है, ठीक है, तो इंजन के अंदर फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, ठीक। तो वो हमें समझने के लिए हमें सबसे पहले इंजन की एनालिसिस करनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा उसकी काइनेमेटिक और डायनेमिक दोनों एनालिसिस करनी पड़ेगी। तब हमें समझ में आएगा कि इंजन के अंदर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं जिसकी वजह से उसके अंदर स्पीड फ्लक्चुएशन हो रहा है इंजन के अंदर, ठीक है। इसलिए हम इंजन एनालिसिस पढ़ते हैं। इसलिए फ्लाईव्हील पढ़ने से पहले हमें इंजन की एनालिसिस पढ़नी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हम फ्लाईव्हील में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम फ्लाईव्हील की ओर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है इंजन एनालिसिस। इस टॉपिक में सबसे पहले हम काइनेमेटिक एनालिसिस करेंगे। काइनेमेटिक एनालिसिस मतलब उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन
और उसका डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से किस किस चीज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है वो चीज़ उसकी एनालिसिस करेंगे। और सेकंड उसके बाद उसकी डायनेमिक एनालिसिस करेंगे कि अगर डिफरेंट फोर्सेज जब इंजन सिलेंडर पे लग रहे हैं, पिस्टन पे लग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मोशन कैसे चेंज हो रहा है, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उसे डायनेमिक एनालिसिस करेंगे और उसको डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में ही पढ़ना है और किसी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है। तो कुछ एजम्पशंस हैं। ठीक है, सबसे पहला कि इनर्शिया ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज़ इग्नोर्ड, मतलब हम जो कनेक्टिंग रॉड है उसको मासलेस मानेंगे। मासलेस कनेक्टिंग रॉड को हम मासलेस कंसीडर करेंगे। ठीक, एम क्या है, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, पिस्टन, कंबाइंड मास पिस्टन वगैरह का। एल क्या है, रेडियस ऑफ क्रैंक। एल क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। आर क्या है, एन क्या है, एन यहाँ पे लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड अपॉन रेडियस ऑफ क्रैंक के बराबर है। और ये एज्यूम किया जाता है कि एन की वैल्यू बहुत बड़ी होती है 1 से, मतलब कहने का मतलब है कनेक्टिंग रॉड का लेंथ आर से रेडियस ऑफ क्रैंक से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसको हम ऑब्लिग्यूटी रेशियो कहते हैं। ठीक, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। थीटा क्या, एंगल रोटेटेड बाय क्रैंक फ्रॉम आईडीसी मतलब इनर डेड सेंटर टू टीडीसी। और ये ओमेगा क्या है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। ठीक, ये इतनी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमें एजम्पशन समझना होता है। ठीक, एजम्पशन में जो हमारे एजम्पशन हैं सारी के सारे, इसमें जो एक मेजर है, बस एक एजम्पशन है कि हमने इसमें क्या किया है, कनेक्टिंग रॉड के, हमारा ये कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, लेंथ एल है, रेडियस आर है। ठीक है, ये थीटा क्रैंक का उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एंगल है। और कनेक्टिंग रॉड जो एंगल बना रहा है इससे एक्सिस से वो बीटा है। ठीक, ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन। ठीक है, ठीक, ये बीडीसी, ये तुम्हारा आईडीसी या इनर, यहाँ पे इनर डेड सेंटर या टॉप डेड सेंटर। ठीक, ठीक है, ये इतनी चीज़ें समझ में आएगी। बस हमें एक एजम्पशन इसमें मेजर है कि हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है वो हमारा मासलेस है, मासलेस है। और या ये कह लें कि जो इसकी इनर्शिया है, इसकी इनर्शिया हमने एक नोट कर रखी है, इनर्शिया इज़ नॉट कंसीडर फॉर कनेक्टिंग रॉड, इनर्शिया इज़ नॉट कंसीडर्ड। ठीक, इनर्शिया हमें कंसीडर नहीं किया। ठीक है, इसमें सिर्फ एक एजम्पशन है कि हमने इनर्शिया कनेक्टिंग रॉड की इनर्शिया को हमने कंसीडर नहीं किया है। ठीक, अब हमें यहाँ देखना है, इस चीज़ को देखना है, इस फिगर को सिर्फ देखना है अभी। ठीक, अब ये देखो, एम क्या है, ये एम ये है, एम इज इक्वल टू एल साइन बीटा। ठीक, एम इज इक्वल टू एल साइन बीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक, आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा से हमें क्या मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन, साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन। ठीक, अब यहाँ से अभी तक ठीक है, फिर उसको हम कॉस बीटा में भी फॉर्म निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमें भी सिर्फ हमें एक रिलेशन चाहिए था थीटा और बीटा के फॉर्म में। थीटा अभी हमें इसका आगे यूज़ होगा इस रिलेशन को, इसलिए हमने यूज़ किया है। ठीक है, थीटा और बीटा के फॉर्म में रिलेशन चाहिए था, इस वजह से हमने इसको यूज़ किया, ये कैलकुलेशन किया है। ठीक, अब हम आगे आते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से हमारा मेजर पिस्टन मूवमेंट या वेलोसिटी ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक, सबसे पहले आता है पिस्टन के मोशन को हम देखेंगे। सबसे पहले हम पिस्टन
कैसे मूव कर रहा है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम क्रैंक के बारे में, कनेक्टिंग रॉड के मोशन के बारे में देखेंगे, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मुझे हमें यहाँ फिगर भी देखना होगा। ठीक है, फिगर भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिगर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा फिगर से। तो एक चीज़ देखोगे, जब क्रैंक की पोजीशन यहाँ पे होगी तो पिस्टन हमारा यहाँ कहीं होगा B1 पे। ठीक उसी तरह ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है, इससे उधर वो जा नहीं सकता, क्योंकि जब क्रैंक यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो उसके बाद ये पिस्टन को आगे की ओर खींचेगा, B की तरफ आएगा, और उसकी मैक्सिमम इस साइड जब क्रैंक की पोजीशन यहाँ पे होगी तो शायद पिस्टन यहाँ पे होगा, और इससे ज़्यादा जब भी आगे की ओर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा तो पिस्टन फिर पीछे की इस डायरेक्शन में जाएगा। तो मतलब क्रैंक मतलब पिस्टन की मूवमेंट इसके बराबर होगी, और इस पोजीशन पे देखें तो B1 से B तक जाएगी। ठीक, B1 से B तक मैक्सिमम पहुंच जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट x B1 टू B, और B1 इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, B1 B क्या लिखते हैं, B1 यहाँ है, B यहाँ है, हम इसको क्या लिखते हैं B1 O तुम्हारा यहाँ पे है, B1 O माइनस BO। ठीक, B1 O माइनस BO। ठीक, अब B1 O को हम क्या ले सकते हैं, ये मैक्सिमम पोजीशन है R, जब ये पूरा का पूरा ये इस तरीके से हो जाएगा तो यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे L, तो B1 R प्लस L लिख सकते हैं, और BO को हम क्या ले सकते हैं BO प्लस BM, BO MO M है यहाँ पे, और MO प्लस BM। ठीक, R प्लस L माइनस BM को हम क्या सकते हैं, BM कहाँ है, ये है L कॉस बीटा। ठीक है, और उसी तरह MO को क्या लिखते हैं R कॉस थीटा। ठीक, फिर हमें पता है L की वैल्यू क्या है, N इजकल टू हमें पता है N इजकल टू क्या है L बाई R, तो हम L की वैल्यू क्या ले सकते हैं, L इजकल टू N इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिया, फिर उसी तरह यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हमें एक चीज़ पता है कॉस बीटा ये हमें पता है। ठीक, कॉस बीटा ये रहा माइनस और कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हमने ये चीज़ ये कंबाइन किया R को, तो R1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ से R कॉमन लिया तो N माइनस अंडर रूट ऑफ N ये कैंसिल हो जाएगा, N कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से हम R कॉमन लेंगे तो N माइनस अंडर रूट ऑफ N स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा X निकल जाता है, ये X इक्वल टू R ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस N माइनस अंडर रूट ऑफ N स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, विथ चेंज विथ एज द क्रैंक विथ रिस्पेक्ट टू क्रैंक। ठीक है, क्रैंक की पोजीशन जैसे जैसे चेंज करेगी, क्रैंक की पोजीशन जो थीटा पे डिपेंड कर रही है वो जैसे जैसे चेंज करेगी, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमारा ये है। और अगर कभी ये कोई क्वेश्चन पूछे कि पिस्टन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो क्रैंक के रेडियस का 2 टाइम्स होगा, क्रैंक के रेडियस का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, क्योंकि जो पिस्टन है वो मैक्सिमम इतनी डिस्टेंस से मूव कर सकता है। ठीक है, मूव कर सकता है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है, एक्स इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट ब्रैकेट में n माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम देखोगे कि जो थीटा है, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है क्रैंक का, आर है, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट पर पूरी तरीके क्रैंक पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा क्रैंक जैसे जैसे मूव कर रहा है उस हिसाब से हमारा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम ये देखना है कि क्रैंक की मैक्सिमम मतलब पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितनी होगी, अगर हमें ये देखना है तो एक इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये है, एक एक्सट्रीम पॉइंट ये है। तो हम अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू अगर हम इसमें देखें तो आर
1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा 1 0, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r इंटू एन, ठीक, x1। और अगर x की वैल्यू तुम अगर 180 पुट कर दो, x1 की वैल्यू अगर 180 पुट कर दो तो क्या होता है, 180 पे r 1 प्लस 1, और यहाँ पे तो अच्छा ये n माइनस 1 तो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, हाँ यहाँ पे ये ज़ीरो आएगा, n माइनस n ये ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये और यहाँ पे जब 180 पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये अंडर रूट फिर बाहर आएगा, तो n माइनस n ये फिर ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x2 माइनस x1 इक्वल टू 2r माइनस 0 इक्वल टू 2r, ठीक। ये इसका ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। अब जब किसी बॉडी का, किसी रेसिप्रोकेटिंग बॉडी का अगर हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया है, तो अगर हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बस dx बाई dt, वो हमें उसकी वेलोसिटी दे देगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे वो हमें उसकी वेलोसिटी दे देगा। लेकिन एक चीज़ देखो, हमने मैथमेटिक्स के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे क्या है, हमारा जो x है वो फंक्शन है किसका, थीटा का, ठीक है, थीटा का फंक्शन है। तो अगर हम dx बाई dt करेंगे तो dx बाई dt करेंगे तो ये कभी ये नहीं हो पाएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा x जो है वो थीटा का फंक्शन है, वो t का फंक्शन नहीं है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको कैसे लिखते हैं, dx को d थीटा से रेस्पेक्ट में और d थीटा इंटू डी टी। अब इस d थीटा इंटू डी टी को हम क्या ले सकते हैं, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, और ये dx इंटू डी थीटा। अब हम dx को विथ रिस्पेक्ट x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी x नहीं, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ओमेगा dx बाई डी थीटा। और जब डिस्प्लेसमेंट x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, r साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आएगा इंटू ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक। अब सिंस हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, और साइन स्क्वायर की भी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। और n जो है वो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि n स्क्वायर जो होगा वो बहुत 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 बड़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा से। तो हम क्या कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं n स्क्वायर, सिंस n स्क्वायर की वैल्यू बहुत 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 बड़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है, इससे बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा नीचे 2 इंटू एन, यानी कि साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2n, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा ये। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2n, ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ पिस्टन आ गया, ठीक है, ये हमारा पिस्टन की वेलोसिटी आ गई, ये हमारा पिस्टन की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब जब वेलोसिटी हमें मिल गई तो हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं dv बाई dt, और सेम सिचुएशन फिर है, क्योंकि यहाँ पे भी v जो है वो फंक्शन है f का, अरे थीटा का फंक्शन है थीटा का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो ये सेम फिर वही आ जाएगा ओमेगा dv अपॉन डी थीटा। तो फिर जब हम वेलोसिटी v को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा आर ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा
और साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस 2 थीटा इंटू 2/2n है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, आर ओमेगा, बचेगा क्या, आर ओमेगा इंटू ओमेगा एक बार और आएगा क्योंकि डी थीटा बाई डी टी हमने ऐड किया है, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, 2 आगे वाला कैंसिल हो जाएगा अपॉन एन। ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन किसका, पिस्टन का। ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, पिस्टन का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा पिस्टन की काइनेमेटिक एनालिसिस थी। ये पूरी की पूरी हमारी जो टॉपिक थी, ये हमें इससे क्या मिलेगा, पिस्टन का काइनेमेटिक एनालिसिस, कि उस पर अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसका कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक हमें आ गया, पिस्टन निकल गया, वेलोसिटी निकल गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया, तीनों पिस्टन का। अब हमारा कनेक्टिंग रॉड की बात आती है, कनेक्टिंग रॉड की बात आती है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ इससे पहले निकाला था थीटा बीटा के फॉर्म में। बीटा हमें ये निकालना था कि साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन, हमने ये पहले निकाल दिया था। ठीक, अब कनेक्टिंग रॉड जो है, तुम देखोगे इसका जो मूवमेंट है कैसा होगा, ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, इतने डिस्टेंस में ये रोटेट करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा। ठीक है, इसकी भी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी क्योंकि टाइम के साथ जो बीटा है, जो उसका एंगल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, वो भी चेंज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उसकी भी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अब तो हमें पता है कि साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉस बीटा डी बीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन एन, और डी थीटा बाई डी टी क्या है, इंटू ओमेगा। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। फिर जब हम इसे नीचे करेंगे, अब हमें ये पता है कॉस बीटा की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन। ठीक, वो वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमें कनेक्टिंग रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आएगा। कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी हमें कुछ इस तरीके से आएगा, और अपॉन एन तो पहले से है, तो ये एन कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर हम वही एजम्पशन लेंगे कि एन स्क्वायर की वैल्यू बहुत 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 बड़ी है साइन स्क्वायर थीटा से, तो अंडर रूट ऑफ इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर, एन को एन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अंडर रूट में होने के नाते ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा कनेक्टिंग रॉड का हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। हमें यहाँ से क्या मिल जा रहा है, कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जब कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी मिल गया तो हम क्या इससे निकाल सकते हैं, हम इससे एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, डी ओमेगा बाई, क्योंकि ये भी एक फंक्शन थीटा का है, तो थीटा अपॉन थीटा, फिर अपॉन डी टी, और उसको हम फिर थीटा बाई थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये तुम्हारा फिर वो ओमेगा आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वो क्रैंक है। ठीक है, तो जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक, तो माइनस साइन थीटा की वजह से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक क्या आ जाएगी, कनेक्टिंग रॉड क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा। ठीक, मतलब इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा हर एक पॉइंट पे, इसका एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे डिक्रीज करेगा। इसका एक्सेलरेशन कहने का मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कैसे, देखो जब यहाँ पे था, ये यहाँ पे था। ठीक, अब जब थीटा की वैल्यू बीटा की थीटा के फॉर्म में हो गया, देखो ये थीटा के फॉर्म में है, एक चीज़ याद रखना, ये बीटा के फॉर्म नहीं है, हमने सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन बीटा के, तब ये मान लो
अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 होती है तो कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, 0। ठीक, और जहाँ ही थीटा के ऊपर उससे ऊपर बढ़ती है उसका क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज करने लगेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा फिर वो डिक्रीज करने लगेगा। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तुम्हारा यहाँ पे होगी कनेक्टिंग रॉड पर। वो मैक्सिमम निकालने के लिए बस सीधा सीधा सा वो देखना है कि इसको डी अल्फ़ा बाई डी टी कर देते हैं, कब होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। ठीक, ये इसकी मिनिमम मैक्सिमम पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक नहीं कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। ठीक, तो हमें यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिल गई। ठीक, और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमें पता चल गया। ठीक है, तो ये हमारा था काइनेमेटिक एनालिसिस, ये हमारा था काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। ये हमारा क्या था, काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, अब हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है डायनेमिक एनालिसिस ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब हमें क्या देखेंगे अगले टॉपिक में, हम क्या देखेंगे कि डायनेमिक एनालिसिस ऑफ कनेक्टिंग रॉड अब हमें देखना है। ठीक है, और यहाँ तक जो भी था ये समझ में आ गया। ये हमारा यहाँ पे हमारा काइनेमेटिक एनालिसिस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हमें ये पता चल गया है कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की मूवमेंट कैसे हो रही है, उनकी वेलोसिटी और उनका एक्सेलरेशन कैसे थीटा पे डिपेंड है और कैसे चेंज हो रहा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे मिनिमम है। ठीक है, ये हमने अभी तक देख लिया। ठीक है, ये अभी तक देख लिया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा डायनेमिक एनालिसिस है। डायनेमिक एनालिसिस हमें क्या कहता है, डायनेमिक एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि कैसे डिफरेंट फोर्सेस जो एक्ट हो रही हैं इंजन सिलेंडर के अंदर वो डिसाइड करती हैं कि वो कैसे ट्रांसमिट हो रही हैं, डिसाइड करती हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम को। ठीक है, अब हमें इसके बारे में अगले क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास से हम डायनेमिक एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।